नमस्कार साथियों, मैं विशाल सारस्वत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म FWA फ्यूचर वे एकेडमी पर। आज की क्लास में हम जानेंगे दिल्ली पुलिस में आए हुए ज्योग्राफी के PYQs के बारे में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के बारे में। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस मैंने इसमें अपनी तरफ से इंक्लूड किए हैं, तो आइए इस क्लास में उन क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। हमारा पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किस नक्षत्र को द ग्रेट बियर के नाम से भी जाना जाता है? पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसे ग्रेट बियर के नाम से जाना जाता है? तो मैं आपको बता दूं ग्रेट बियर, बात करेंगे ग्रेट बियर की। ठीक है, ग्रेट बियर, ग्रेट बियर। ठीक है, इसे मुख्य रूप से दो नामों से जाना जाता है। मुख्य रूप से इसे दो नामों से जाना जाता है। ठीक है, पहला नाम जो होगा इसे सप्तऋषि मंडल, क्या नाम होगा? सप्तऋषि मंडल। सप्तऋषि मंडल। और दूसरा जो इसका नाम होगा वो क्या होगा? अर्सा मेजर। क्या होगा? अर्सा मेजर। ठीक है, क्या नाम रहेगा? अर्सा मेजर नाम रहेगा। इट मींस बिग बियर जो है नक्षत्र है उसके दो नाम हैं। पहला सप्तऋषि मंडल। सप्तऋषि मंडल क्या होता है? 7 तारों के द्वारा बनाई गई एक निश्चित आकृति होती है। 7 तारों के द्वारा बनाई गई एक निश्चित आकृति होती है। ठीक है, ठीक उसी का दूसरा नाम क्या है? अर्सा मेजर है। तो बात करेंगे अपने आंसर की, तो हमारा आंसर कौन सा सही रहेगा? तो सप्तऋषि मंडल यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर अयनांत होती है। इट मींस ये हमसे डेट जानना चाह रहे हैं कि उत्तरी गोलार्ध में जो उत्तर अयनांत की जो डेट है वो कौन सी है। तो आइए इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं, इसको थोड़ा अच्छे वे में समझते हैं कि वो डेट कौन सी है और क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखिए मैं आपके सामने यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं सन। ये क्या हो जाएगा? ये हमारा सन हो जाएगा सर। ठीक है, और इसी के पास में चारों ओर उपस्थित रहेगी पृथ्वी। ठीक है, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, क्या होता है कि 21 जून के दिन क्या होगा? अगर मैं बात करूं 21 जून की, कब की बात करूं? 21 जून की मैं बात करूं, 21 जून की। तो 21 जून को क्या होगा? जो पृथ्वी की स्थिति जो है वहां पर सूर्य की सीधी किरणें कहां पड़ेंगी? कर्क रेखा पर पड़ेंगी। कहां पड़ेंगी? कर्क रेखा पर पड़ेंगी। इट मींस मैं इसे कह सकता हूं कि ये 23.5 डिग्री, क्या है? 23.5 डिग्री नॉर्थ है। इट मींस कर्क रेखा है। तो सूरज की सीधी किरणें कहां पड़ेंगी सर? कर्क रेखा की ओर पड़ेंगी। सूरज की सीधी किरणें कर्क रेखा की ओर पड़ेंगी, जिसके कारण क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु आएगी और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु आएगी। तो यहाँ पे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं क्या होगा। उत्तरी गोलार्ध की हम बात करें, उत्तरी गोलार्ध में सर क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी। क्या होगा? ग्रीष्म ऋतु होगी। और बात करें सर दक्षिणी गोलार्ध की, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध में हमारी सर शीत ऋतु रहेगी। कौन सी ऋतु रहेगी? दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु रहेगी। शीत ऋतु रहेगी। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, क्या होगा? कुछ दिनों के बाद पृथ्वी की स्थिति पुनः परिवर्तित होगी, दोबारा बदलेगी। और बदलकर कौन सी डेट की बात करेंगे हम? 21 जून की बात की है अभी हमने। जून के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी 23 सितंबर
क्या होगा, 23 सितंबर को दोबारा पृथ्वी की स्थिति बदलेगी और इस बार सूर्य की सीधी किरणें कहां पड़ेंगी, सूरज की सीधी किरणें विषुवत रेखा पर पड़ेंगी। कहां पड़ेंगी, सूरज की सीधी किरणें 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा पर पड़ेंगी। सूरज की सीधी किरणें कहां पड़ेंगी, विषुवत रेखा पर पड़ेंगी और इस स्थिति को हम कहते हैं विषु की स्थिति। क्या आप इस बात को याद रखेंगे, इस स्थिति को हम क्या कहेंगे, विषु की स्थिति कहेंगे। क्या कहेंगे, विषु की स्थिति इसे कहा जाएगा। ठीक है, इस घटना के दौरान कौन सी ऋतुएं रहती हैं, तो इस घटना के दौरान मैं आपको बता दूं, बात करें उत्तरी गोलार्ध की। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध की बात करें, उत्तरी गोलार्ध की, तो उत्तरी गोलार्ध में सर हमारा क्या रहेगा, उत्तरी गोलार्ध में हमारी शरद ऋतु रहेगी। कौन सी ऋतु रहेगी, उत्तरी गोलार्ध में हमारी शरद ऋतु रहेगी। ठीक है, शरद ऋतु रहेगी। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहेगा, दक्षिणी गोलार्ध की मैं बात करूं तो दक्षिणी गोलार्ध में हमारी बसंत ऋतु रहेगी। दक्षिणी गोलार्ध में हमारी कौन सी ऋतु रहेगी सर, बसंत ऋतु रहेगी, बसंत ऋतु रहेगी। इस बात को आप बखूबी समझ पाए। ठीक है, ये घटना कब होती है, तो ये घटना होती है हमारी 23 सितंबर को। कब होती है ये घटना, इस घटना का जो दिनांक है वो क्या है, 23 सितंबर। याद रखेंगे आप इस बात को, क्या है, 23 सितंबर। 23 सितंबर को क्या होता है, विषु की स्थिति होती है। 23 सितंबर को क्या होता है, विषु की स्थिति होती है। ठीक है, 21 जून को क्या होता है, 21 जून को जो है कर्क रेखा पर सीधी किरणें पड़ती हैं। तो इस घटनाक्रम को क्या कहा जाता है, उत्तरी अयनांत कहा जाता है। इस घटनाक्रम को क्या कहा जाएगा सर, इस घटनाक्रम को उत्तरी अयनांत कहा जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूं 21 जून के आगे उत्तरी अयनांत क्या कहा जाएगा, उत्तरी अयनांत कहा जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप इस बात को बखूबी। इसके बाद क्या होगा सर, 23 सितंबर के बाद कुछ दिनों के बाद फिर दोबारा से पृथ्वी की स्थिति बदलेगी। पृथ्वी की स्थिति बदलकर कहां आ जाएगी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 22 दिसंबर। कहां आ जाएगी, 22 दिसंबर पर आ जाएगी सर। कहां आ जाएगी, 22 दिसंबर पर आ जाएगी। 22 दिसंबर, 22 दिसंबर को क्या होगा, 22 दिसंबर को सूरज की सीधी किरणें जो है कहां पड़ेंगी, हमारी मकर रेखा पर पड़ेंगी। कहां पड़ेंगी, मकर रेखा पर पड़ेंगी, यानी मैं कह सकता हूं 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ, इट मींस मकर रेखा। हम कौन सी डेट की बात कर रहे हैं, 22 दिसंबर की बात कर रहे हैं। कौन सी डेट की बात कर रहे हैं हम, 22 दिसंबर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, 22 दिसंबर की बात कर रहे हैं। बात करें सर ऋतुओं के बारे में, तो ऋतुओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उत्तरी गोलार्ध का मैं आपको बताऊं, उत्तरी गोलार्ध का मैं अगर आपको बताऊं तो उत्तरी गोलार्ध में सर शीत ऋतु हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, शीत ऋतु हो जाएगी। और मैं बात करूं दक्षिणी गोलार्ध की, दक्षिणी गोलार्ध की, तो दक्षिणी गोलार्ध को 22 दिसंबर में क्या हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु हो जाएगी। क्या हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु हो जाएगी। क्या हो जाएगा सर, ग्रीष्म ऋतु हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा, पृथ्वी की स्थिति पुनः परिवर्तित होगी। पृथ्वी की स्थिति दोबारा से परिवर्तित होगी। ठीक है, पृथ्वी की स्थिति क्या होगा, दोबारा से परिवर्तित होगी। और परिवर्तित होकर कब की घटना आ जाएगी, 22 पृथ्वी की स्थिति दोबारा परिवर्तित होगी और इसके बाद ये 21 मार्च की घटना आ जाएगी। कौन सी घटना आ जाएगी, अब हमारी 21 मार्च की घटना आ जाएगी। 21 मार्च को क्या होगा सर, 21 मार्च को पृथ्वी पर सूरज की किरणें पुनः यानी दोबारा से कहां पड़ेंगी, विषुवत रेखा पर पड़ेंगी, 0 डिग्री पर पड़ेंगी। ठीक है, 0 डिग्री पर पड़ने के कारण इसको फिर दोबारा से क्या नाम देंगे, विषु की स्थिति कहेंगे इसे। क्या नाम देंगे इसे, दोबारा से विषु की स्थिति कहेंगे, विषु की स्थिति से कहा जाएगा। ठीक है, ऋतुओं में क्या प्रभाव पड़ेगा, ऋतुओं में प्रभाव को मैं बता दूं तो देखिए, उत्तरी गोलार्ध की हम बात करें, उत्तरी गोलार्ध की हम बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में सर बसंत ऋतु आएगी। ठीक है, बसंत ऋतु आएगी। और दक्षिणी गोलार्ध की अगर मैं बात करूं आपसे, दक्षिणी गोलार्ध की मैं बात करूं आपसे तो सर दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु आ जाएगी। दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु आ जाएगी।
ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में क्या आ जाएगी, शरद ऋतु आ जाएगी। 22 दिसंबर वाली घटना को हम क्या नाम देंगे, 22 दिसंबर वाली घटना को हम नाम देंगे दक्षिण अयनांत। ठीक है, 21 जून वाली को क्या नाम दिया था, उत्तरी अयनांत। 22 दिसंबर वाली को क्या नाम देंगे, दक्षिण अयनांत। क्या नाम देंगे सर, दक्षिण अयनांत। ठीक है, इसको यहां पर मैं लिख सकता हूं, दक्षिण अयनांत नाम दिया जाएगा, दक्षिण अयनांत। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पेन का साइज कम करके अच्छे से आपके लिए लिख देते हैं यहाँ पे, दक्षिण अयनांत। ठीक है, कब होता है ये, 22 दिसंबर को होता है। कब होता है, 22 दिसंबर को होता है। एक बार दोबारा से इसको मैं रिपीट कर दूं, क्या होगा, 21 जून की अगर हम बात करें तो 21 जून को सूरज की सीधी किरणें हमारी कर्क रेखा पर पड़ेंगी। कर्क रेखा पर पड़ने के कारण क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में हमारा ग्रीष्म ऋतु आ जाएगी, और दक्षिणी गोलार्ध की मैं बात करूं तो शीत ऋतु आ जाएगी। ठीक है, इस घटना को हम क्या नाम देते हैं, उत्तरी अयनांत नाम देते हैं। उसके बाद क्या होगा, पृथ्वी की स्थिति बदलेगी, बदलकर 23 सितंबर की हम बात करेंगे आगे। 23 सितंबर को क्या होगा, सूरज की सीधी किरणें विषुवत रेखा पर पड़ेंगी। इस घटना को हम विषु की घटना कहते हैं, इस घटना को हम विषु की घटना कहते हैं। और क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में इस सीजन में क्या होगा, शरद ऋतु आ जाएगी, और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद पृथ्वी की स्थिति दोबारा बदलेगी, दोबारा बदलने के कारण हम बात करेंगे 22 दिसंबर की। 22 दिसंबर को क्या होगा, सूरज की सीधी किरणें हमारी कर्क रेखा पर पड़ेंगी। कर्क रेखा पर पड़ने के कारण क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु आ जाएगी, और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु आ जाएगी। इस घटना को क्या नाम देंगे हम, दक्षिण अयनांत का नाम देंगे। उसके बाद पृथ्वी की स्थिति पुनः बदलने के कारण फिर दोबारा से विषुवत रेखा पर सूरज की किरणें सीधी पड़ी। इस बार क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में तो हमारा बसंत ऋतु रहेगा, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहेगा, शरद ऋतु रहेगा। इस घटना को भी हम क्या नाम देंगे, विषु की घटना का नाम देंगे। ठीक है, तो क्या होता है, एक साल में विषु की घटना 2 बार होती है, एक साल में विषु की घटना 2 बार होती है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से विषु की घटना पृथ्वी पर एक साल के अंतर्गत कितनी बार होती है, तो क्या आप टिक करेंगे, 2 बार होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन हमसे पूछा था उत्तरी अयनांत, अभी आपको बताया था 21 जून। क्या सही आंसर रहेगा इसका, 21 जून, यानी ऑप्शन नंबर डी इज हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य के काले धब्बों को क्या कहा जाता है। सूर्य के काले धब्बों को सूर्य धब्बा या सौर्य धब्बा के नाम से जानते हैं, सूर्य धब्बा या सौर्य धब्बा के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इज हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। सूर्य के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, इसकी परतों के बारे में क्वेश्चन यहां से क्रिएट हो जाते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, सूर्य की परतों के बारे में बात करूं, सूर्य की परतें, इनके बारे में अगर बात की जाए तो सबसे पहली जो परत होती है इसका नाम होता है कोर। क्या नाम होता है सर, कोर नाम होता है इसका। इसके बाद आती है हमारी रेडिएटिव परत। ठीक है, इसके बाद कौन सी आएगी, इसके बाद आएगी कन्वेक्टिव। ठीक है, ये 3 परतें कौन सी कहलाती हैं, आंतरिक परतें कहलाती हैं। सूरज की 3 आंतरिक परतें कहलाती हैं। क्या नाम रहेगा आंतरिक परतों का, क्या नाम रहेगा आंतरिक परतों का, तो आंतरिक परतों का नाम रहेगा, मैं यहां पर लिख सकता हूं, आंतरिक परत। ठीक है, क्या नाम रहेगा सर, पहली कहलाएगी कोर, पहली परत कौन सी कहलाएगी सर, कोर कहलाएगी। ठीक है, दूसरी कौन सी कहलाएगी, रेडिएटिव कहलाएगी, रेडिएटिव कहलाएगी। ठीक है, तीसरी कौन सी कहलाएगी सर, तीसरी जो कहलाएगी कन्वेक्टिव या कॉन्वेक्टिव भी कह सकते हैं, कन्वेक्टिव परत कहलाएगी। ये कौन सी परतें होती हैं, ये आंतरिक परतें होती हैं। कोर के बारे में मैं जानकारी दे दूं आपको थोड़ी सी, कोर के बारे में जानकारी अगर मैं आपको थोड़ी सी दूं तो क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन यानी H2 का संलयन होता है हीलियम में, हाइड्रोजन का संलयन होता है हीलियम में, हाइड्रोजन का संलयन होगा हीलियम में। ठीक है, हीलियम बनने के दौरान जो ऊर्जा मुक्त होगी, जिस सतह पर आएगी उस सतह को नाम दिया जाता है रेडिएटिव सतह। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि मुक्त ऊर्जा यहाँ पर आती है।
मुक्त ऊर्जा कहाँ आती है? इस सतह पर आती है। ठीक है, इस सतह के बाद कन्वेक्टिव में क्या होता है? कन्वेक्टिव में जो गर्म गैसें होती हैं वो ऊपर की ओर उड़ती हैं और ठंडी गैसें नीचे की ओर उड़ती हैं। तो हम कह सकते हैं कि गर्म वायु इस परत में क्या होगा? ऊपर की ओर उड़ती है और ठंडी वायु इस परत के अंतर्गत नीचे की ओर आती है। ठीक है, तो ये हमारी मुख्य रूप से आंतरिक परतें कहलाती हैं। ये कौन सी परतें कहलाएंगी? आंतरिक परतें कहलाएंगी। अब बात करते हैं सूर्य की बाह्य परतों की। बात करेंगे सूरज की बाह्य परतों की। तो बाह्य परतें कौन कौन सी होंगी? तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहली जो बाह्य परत कहलाएगी हमारी, वो कौन सी कहलाएगी? फोटोस्फीयर कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी? फोटोस्फीयर। ये जो परत कहलाएगी सूरज की बाहर वाली, इसका नाम क्या रहेगा? फोटोस्फीयर रहेगा। ठीक है, इससे एक और बाहर वाली जो परत है उसका नाम क्या रहेगा? क्रोमोस्फीयर रहेगा। क्या नाम रहेगा सर? क्रोमोस्फीयर रहेगा। और जो सबसे बाहरी परत है सूरज की, उसका क्या नाम रहेगा? कोरोना। क्या नाम रहेगा सर? कोरोना रहेगा। ये हमारी 3 बाहरी परतें कहलाती हैं और 3 ही हमारी आंतरिक परतें कहलाती हैं। तो एक बार मैं यहाँ पे बाहरी परतों की थोड़ी चर्चा कर दूं। ठीक है, बाहरी परतें, ठीक है, बाहरी परतों की हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। यहाँ पे कौन कौन सी होती हैं, नाम लिख लेते हैं उनके। सबसे पहली होती है हमारी फोटोस्फीयर। कौन सी होती है? इसको थोड़ा अलग कलर से लिखते हैं ताकि ये थोड़ा सा सही दिखे। ठीक है, थोड़ा सा इसका पेन का साइज चेंज करेंगे। और यहाँ पे ये कौन सी होती है? फोटोस्फीयर। सबसे पहली होती है फोटोस्फीयर। ठीक है, इसको प्रकाश मंडल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी होती है क्रोमोस्फीयर। और सर तीसरी होती है कोरोना। तीसरी कौन सी होती है? कोरोना। ठीक है, कौन सी होती है? कोरोना होती है। बात करेंगे फोटोस्फीयर की, तो फोटोस्फीयर को सर प्रकाश मंडल भी कहा जाता है। दूसरी शब्दों में क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल भी इसे कहा जाता है। ये किस लिए जानी जाती है? ये परत हमें दृश्यमान परत है एक तरीके से सूर्य की। ये कौन सी परत है सर? ये एक प्रकार से मैं कहूं तो ये दृश्यमान परत है। ठीक है, कौन सी है? दृश्यमान परत है। कौन सी परत है ये? दृश्यमान परत है। ठीक है, दिखती है ये सूरज की, और यहीं से सर प्रकाश आता है। किसके लिए जानी जाती है? ये प्रकाश के लिए जानी जाती है। बात करूं मैं क्रोमोस्फीयर की, तो क्रोमोस्फीयर को वर्ण मंडल कहा जाता है। क्रोमोस्फीयर को क्या कहा जाता है? वर्ण मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ण मंडल। ये परत हमें कब दिखाई देती है? सूर्य ग्रहण के दौरान दिखाई देती है। और ये किस रंग की होती है? लाल रंग की होती है। ये कैसे रंग की होती है? लाल रंग की होती है हमारी वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर। कब दिखाई देती है? सूर्य ग्रहण के दौरान दिखाई देती है। कब दिखाई देती है? सूर्य ग्रहण के दौरान ये हमें दिखाई देती है। बात करें कोरोना की, तो कोरोना क्या होती है? सबसे बाहरी परत होती है। सबसे बाहरी परत है, बाहर की परत है। कैसी परत है सर? सबसे बाहरी परत है हमारी कोरोना। सबसे बाहरी परत। याद रखेंगे आप इस बात को? क्या आप याद रखेंगे इस बात को? सूरज की कितनी परतें? टोटल 6 परतें, 3 आंतरिक और 3 बाह्य। ठीक है, आंतरिक की बात करें तो सबसे पहले हमारी कोर कहलाती है। ठीक है, कोर के बाद सर रेडिएटिव कहलाती है। रेडिएटिव के बाद सर कौन सी कहलाती है? कन्वेक्टिव कहलाती है। ये हमारी आंतरिक हो गई। बात करें बाह्य की, तो फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, ठीक है, और कौन सी? कोरोना। कौन सी? कोरोना। ठीक है, कोर क्या होता है? हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन हो रहा है उसके अंदर। ठीक है, उसके द्वारा जो मुक्त ऊर्जा हो रही है वो कहां पर आ रही है? रेडिएटिव परत में आ रही है।
रेडिएटिव परत की बात हम बात करें कॉन्वेक्टिव परत की, तो कॉन्वेक्टिव परत में क्या हो रहा है, गर्म वायु ऊपर की ओर जा रही है और ठंडी वायु नीचे की ओर आ रही है। ठीक है, आंतरिक परतों की बात हो गई। बात करें बाह्य परतों की, तो बाह्य परतों में सबसे पहले आता है फोटोस्फीयर, जिसे प्रकाश मंडल के नाम से भी जाना जाता है। इस परत के अंतर्गत क्या होता है सर, ये एक प्रकार से सूर्य की दृश्यमान परत है। क्या है, एक प्रकार से सूर्य की दृश्यमान परत है, यहां से प्रकाश आता है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी बाह्य परत है हमारी वो है क्रोमोस्फीयर। उसके अंदर क्या होता है, इसको दूसरे शब्दों में सर वर्ड मंडल के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर क्या होगा, यहां पर ये एक प्रकार से लाल परत कहलाई जाती है। ये कैसी कहलाई जाती है, लाल परत कहलाई जाती है। कि कब हमें दिखाई देती है, ये हमें सूर्य ग्रहण के दौरान दिखाई देती है। क्रोमोस्फीयर के बारे में इतनी बातें याद रखेंगे। बात रखेंगे कोरोना के बारे में, तो कोरोना क्या है, सूर्य की सबसे बाहरी परत है। कोरोना क्या है, सूर्य की सबसे बाहरी परत है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, सूर्य धब्बा कहां पाया जाता है, तो ये प्रकाश मंडल में पाया जाता है। एक चीज और नोट डाउन करेंगे, प्रकाश मंडल में सूर्य धब्बा पाया जाता है। कहां पाया जाता है, प्रकाश मंडल में पाया जाता है। क्या आप इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह का रंग निम्नलिखित में से किस गुण के द्वारा निर्धारित होता है। कौन से ग्रह का रंग यानी ग्रहों का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है, तो मैं आपको बता दूं, जो उनका पृष्ठीय तापमान होता है, जो उनका पृष्ठीय तापमान होता है उनके द्वारा इनका रंग डिसाइड किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है सर, पृष्ठीय तापमान के द्वारा। ठीक है, पृष्ठीय तापमान के द्वारा क्या होता है, इनका रंग डिसाइड किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा बी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। कौन सा करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। इसके पृष्ठ का तापमान बताता है कि उसका रंग कैसा होगा, किसका ग्रह का रंग कैसा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तो ज्वार की ऊंचाई अधिक होगी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इन ज्वारों को क्या कहते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं कि देखिए, जब सूरज और हमारा चंद्रमा, ठीक है, और हमारी पृथ्वी, ये तीनों के तीनों जब एक सीधी रेखा में होंगे तो पृथ्वी पर आने वाले जो ज्वार होंगे वो कैसे होंगे। ठीक है, वो कैसे होंगे, उनकी जो एक तरीके से स्थिति की मैं बात करूं तो वो कैसी होगी, वो लघु ज्वार होंगे या दीर्घ ज्वार होंगे, ये किस प्रकार के होंगे। तो मैं आपको बता दूं, वो ज्वार जो होंगे वो एक तरीके से दीर्घ ज्वार या बृहत ज्वार होने कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, दीर्घ ज्वार या बृहत ज्वार, बृहत ज्वार उन्हें हम कह सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा ए इज बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए इज बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। उन्हें क्या कहेंगे, बृहत ज्वार कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अपनी परिक्रमा के दौरान जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है तो उसकी स्थिति क्या कहलाती है। जब पृथ्वी सूर्य से दूर होती है तो उसकी स्थिति क्या कहलाती है, और पास होती है तो उसकी स्थिति क्या कहलाती है। आइए देखते हैं इसे। ठीक है, देखिए ये हमारा सूर्य हो गया और सर ये हो गई हमारी पृथ्वी। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी हो गई और एक ये पृथ्वी हो गई। ठीक है, बात करेंगे इनकी स्थिति की, पृथ्वी की स्थिति की। तो देखिए यहां से सूरज से और ये वाली जो पृथ्वी है इसकी दूरी क्या है, कम है। ठीक है, और यहां से ये वाली पृथ्वी जो है इसकी दूरी क्या है सर, ज्यादा है। तो मैं आपको बता दूं, जब सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी कम होगी तो उसको कहा जाएगा उपसौर। क्या कहा जाएगा, उपसौर कहा जाएगा। यानी इस घटना को क्या नाम देंगे हम सर, इस घटना को उपसौर का नाम देंगे। क्या नाम देंगे सर, उपसौर का इस घटना को नाम देंगे। जब सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी कम होती है तो उपसौर की घटना कहलाती है। जब सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिक होती है तो इस घटना को हम क्या नाम देते हैं, इस घटना को सर हम नाम देते हैं अपसौर का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, अपसौर का नाम देते हैं। समझ पा रहे हैं आप। ठीक है, बात करें इनके दिनांक की तो ये कब होता है, ये सर होता है हमारा 4 जून को। कब होता है, 4 जून को ये घटना हमें देखने को मिलती है। ठीक है, 4 जून को ये हमें देखने को मिलता है। बात करें अपसौर की तो ये 3 जुलाई को हमें देखने को मिलता है। जनवरी, जुलाई नहीं, ये जून होगा, ये जून नहीं जुलाई होगा। 4 जुलाई को हमें ये देखने को मिलता है।
गलत लिख दिया मैंने। ये कब होता है? 4 जुलाई को हमें अपसौर देखने को मिलता है और 3 जनवरी को हमें क्या देखने को मिलेगा? अपसौर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्या कहा है क्वेश्चन में? सबसे दूर होती है, सबसे दूर होती है, इट मींस अपसौर की स्थिति होगी। क्या होगा? अपसौर की स्थिति होगी, यानी ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की भंगुर परपटी और ऊपरी मेंटल के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की भंगुर परपटी, पृथ्वी की भंगुर परपटी यानी समझते हैं इसे। ठीक है, ये हमारी अर्थ हो गई। और सर आपको पता है यहाँ पे ये जो एरिया है ये क्या कहलाएगा? ये सर कहलाएगा हमारा मेंटल। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा मेंटल कहलाएगा। ये वाला क्षेत्र पढ़ा होगा आपने, मेंटल। और ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा सर? ये कहलाएगा कोर या क्रोड। ठीक है, क्या कहलाएगा? कोर या क्रोड कहलाएगा। पूछ रहे हैं कि परपटी, और ये जो ऊपर वाला क्षेत्र है ये क्या कहलाएगा? ये सर परपटी कहलाता है। क्या कहलाएगा? परपटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परपटी कहलाएगा। तो पूछ रहे हैं हमसे ऊपरी परपटी और भंगुर परपटी और ऊपरी मेंटल के मध्य भाग को, यानी ये इस वाले भाग की हमसे बात कर रहे हैं। गौर फरमाइएगा, ये किसकी बात कर रहे हैं हमसे? ये बात कर रहे हैं हमसे ये जो शैडो वाला भाग है इसकी बात कर रहे हैं। इसे क्या कहा जाएगा? तो मैं आपको बता दूं, ऊपरी मेंटल और परपटी के जो नीचे वाला भाग है, भंगुर परपटी और ऊपरी मेंटल के ऊपरी वाला भाग, मेंटल के ऊपरी वाला भाग जो शैडो वाला भाग है, इसको कहा जाता है स्थल मंडल। क्या कहा जाता है? स्थल मंडल कहा जाता है इसे सर। याद रखेंगे आप इस बात को। क्या कहा जाएगा? स्थल मंडल कहा जाएगा। ठीक है, स्थल मंडल कहा जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा वो कौन सा सही आंसर रहेगा? ऑप्शन नंबर डी इज हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या क्वेश्चन है हमारा? पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह विद्यमान हैं? तो आइए इसको थोड़ा सा ग्राफ के अकॉर्डिंग समझते हैं। देखिए, मैं बात करूं सूर्य की, तो ये हो गया हमारा सूर्य। ठीक है, और ये हो गए हमारे 8 ग्रह। सूर्य के बाद सर बुध आ जाएगा हमारा। इनको याद करने की मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि हफ्ता के बुध से स्टार्ट कीजिए। जो सप्ताह है हमारे, सप्ताह के बुध से स्टार्ट कीजिए और एक एक दिन का गैप करते जाइए। बुध से स्टार्ट करें और एक एक दिन का गैप करते जाएं। यानी बुध के बाद क्या आता है सर? बुध के बाद सर बृहस्पति आता है। बृहस्पति को स्किप करेंगे, क्या आएगा? शुक्र आएगा। ठीक है, शुक्र के बाद शुक्र आता है सर। शुक्र के बाद क्या आएगा? शनि आएगा। शनि को स्किप करेंगे यानी रविवार। रविवार का मतलब सर रविवार को दिन होती है छुट्टी, और छुट्टी हम कहाँ पे बिताएंगे? हम छुट्टी बिताएंगे पृथ्वी पे। तो क्या आ जाएगा सर? पृथ्वी आ जाएगा। पृथ्वी के बाद यानी रविवार। रविवार के बाद सोमवार। सोमवार को स्किप करेंगे, क्या आएगा? मंगलवार आ जाएगा सर। ठीक है, क्या आ जाएगा? मंगलवार आ जाएगा। मंगल को हम स्किप करेंगे। ठीक है, सॉरी, मंगल के बाद क्या आता है? बुध आता है। बुध को स्किप करेंगे, क्या आएगा? बृहस्पति आएगा। क्या आएगा सर? बृहस्पति आएगा। ठीक है, बृहस्पति के बाद क्या आता है सर? शुक्र आएगा। शुक्र को स्किप करेंगे, शनि आ जाएगा। क्या आ जाएगा? शनि आ जाएगा। शनि के बाद 2 ग्रह बचते हैं हमारे, अरुण और वरुण। कौन कौन से ग्रह बचते हैं? अरुण और वरुण बचते हैं। एक बार मैं इनके नाम डिनोट कर देता हूं आपकी सुविधा के लिए। ठीक है, आपकी सुविधा के लिए मैं नाम डिनोट कर देता हूं। सबसे पहले कौन सा ग्रह हो गया हमारा? सर बुध हो गया। कौन सा ग्रह हो गया सर? बुध हो गया। बुध के बाद क्या आएगा सर? बुध, बृहस्पति, शुक्र आएगा। क्या आएगा? शुक्र आ जाएगा। ठीक है, शुक्र के बाद क्या आ जाएगा सर? पृथ्वी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? पृथ्वी आ जाएगी। ठीक है, पृथ्वी के बाद सर क्या होगा? पृथ्वी के बाद सर मंगल आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर? मंगल आ जाएगा। ठीक है, मंगल के बाद क्या आएगा सर? मंगल, बुध, बृहस्पति आ जाएगा हमारा। क्या आएगा? बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति के बाद क्या आ जाएगा सर? शनि आ जाएगा। और शनि के बाद सर अरुण आ जाएगा और वरुण आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने एक ग्रहों का एक सीरीज लिख दी, एक क्रम लिख दिया। ठीक है, इट मींस सौर मंडल बना दिया मैंने, यहाँ पे हम कह सकते हैं। तो इन्होंने हमसे पूछा है पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह उपस्थित हैं? पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह उपस्थित हैं? तो आप गौर से देखेंगे, पृथ्वी हमारे यहाँ पर है, एक और उपस्थित है हमारा शुक्र।
एक और उपस्थित है हमारा शुक्र और दूसरी ओर उपस्थित है हमारा मंगल। एक और उपस्थित है शुक्र और दूसरी ओर उपस्थित है हमारा मंगल। ठीक है, बात करें थोड़ी सी और जानकारी की इस क्वेश्चन से, इस ग्राफ से, तो एक क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, कई बार एग्जाम में आता है कि शुद्ध ग्रह की पट्टी निम्नलिखित में से किन ग्रह के मध्य पाई जाती है। शुद्ध ग्रह की पट्टी निम्नलिखित ग्रहों में से किन के मध्य पाई जाती है। तो मैं आपको बता दूं, जो शुद्ध ग्रह की पट्टी है, जो ग्रहों का छोटे छोटे अंश हैं, जो ग्रहों के छोटे छोटे अंश हैं, वो मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। वो मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं सर? मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। ये जो मैं ग्रीन ग्रीन डॉट डॉट्स दिखा रहा हूं यहाँ पे, ये क्या है? ये क्षुद्र ग्रह हैं। क्या नाम रहेगा सर इनका? इनका नाम रहेगा क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह ये क्या है? ग्रहों के ही छोटे छोटे अंश हैं जो बहुत पहले इनसे टूटकर अलग हो गए थे। ठीक है, किनके बीच पाए जाएंगे? मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाएंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं, जो सूर्य से पहले 4 ग्रह हैं, इनको क्या नाम दिया जाता है? इनको कहा जाता है आंतरिक ग्रह। क्या नाम दिया जाता है इनको? आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह कहा जाता है इन्हें। ठीक है, और बाद वाले जो 4 ग्रह हैं, बृहस्पति से लेकर के वरुण तक, उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है बाह्य ग्रह या बाहरी ग्रह। इनको आंतरिक ग्रह और इन्हें क्या कहा जाएगा? बाहरी ग्रह, क्योंकि ये आउटसाइड हैं, बाहरी ग्रह। ठीक है, एक और जानकारी मैं आपके लिए दे दूं, जो पहले 4 ग्रह हैं, ये किन से निर्मित हैं? ये चट्टानों से निर्मित हैं, तो जिनके कारण इन्हें चट्टानी ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। एक और नया नाम हमें मिल गया, क्या? चट्टानी ग्रह भी इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाएगा इन्हें? चट्टानी ग्रह भी इन्हें कहा जाएगा। ठीक है, जो दूसरे वाले 4 ग्रह हैं, जो बाहरी 4 ग्रह हैं, इनको क्या कहा जाता है? ये गैसों से निर्मित होते हैं। ये किससे निर्मित होते हैं? ये सर गैसों से निर्मित होते हैं, तो इन्हें गैसीय ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैसीय ग्रह भी इन्हें कहा जाता है। क्या आप समझ पा रहे हैं इस बात को? ठीक है, दूसरी बात, तब ये चट्टानों से निर्मित हैं, तो इट मीन्स ये अंडरस्टूड है कि ये कैसे होंगे? भारी होंगे। कैसे होंगे? भारी होंगे। तो मैं एक और नया नाम इन्हें दे सकता हूं, क्या? कि इन्हें भारी ग्रह के नाम से भी मैं कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं? भारी ग्रह। ठीक है, और हम सब भली भांति जानते हैं गैस क्या है? गैस हल्की होती है, तो इट मीन्स इनको क्या नया नाम दिया जाएगा? हल्के ग्रह। हल्के ग्रह कह सकते हैं। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, आपको 4 ग्रह दे दिए जाएंगे, बुध, शनि, अरुण, वरुण और बुध। पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा भारी ग्रह है? निम्नलिखित में से कौन सा भारी ग्रह है? या दूसरी भाषा में पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा चट्टानी ग्रह है? निम्नलिखित में से कौन सा चट्टानी ग्रह है? तो इस ग्राफ के माध्यम से आप इजीली याद रख सकते हैं। ठीक है, आप इजीली क्या कर सकते हैं? याद रख सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन था हमारा? किसके बीच पाया जाता है? मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है, बुध और शुक्र के बीच पाया जाता है, या मंगल और शुक्र के बीच पाया जाता है, या शुक्र और शनि के बीच पाया जाता है। जो पृथ्वी है हमारी, वो किसके बीच पाई जाएगी? एक तरफ सर हमारा मंगल रहेगा, ठीक है, और एक तरफ हमारा क्या रहेगा? यहाँ पे शुक्र आएगा। एक तरफ हमारा शुक्र रहेगा और एक तरफ हमारा मंगल रहेगा, और बीच में क्या रहेगी? अर्थ रहेगी। तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही आंसर रहेगा? मंगल और शुक्र, यानी सी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा हमारा। सी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मैग्मा को इस रूप में परिभाषित किया गया है। मैग्मा को इस रूप में परिभाषित किया गया है। कथन हमारे पास दिए हैं, कथनों में देखकर बताना है हमें। ठीक है जी, कथनों में देखकर बताना है। क्या कहा है? पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित अत्यंत गर्म तरल चट्टान, ये और नहीं है, केवल इसमें क्या है? तरल चट्टान। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट है। क्या है? पृथ्वी की सतह के नीचे उपस्थित अत्यंत तरल गर्म चट्टान, अत्यंत गर्म तरल चट्टान, बिल्कुल सही बात है। मैग्मा क्या है? एक प्रकार से पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित एक तरीके से पिघली हुई चट्टान है। एक तरीके से पिघली हुई चट्टान है, या हम कह सकते हैं जेली फॉर्मेट में है। ठीक है, क्या है? जेली फॉर्मेट में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह के ऊपर या उसकी ओर लावा के संचलन में शामिल है?
क्या कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह के ऊपर या उसकी ओर लावा के संचलन में शामिल है। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि जो लावा है, पृथ्वी के अंदर से जो लावा निकलता है, उसको ऊपर की ओर लाने के लिए कौन सी घटना जिम्मेदार है, उसको ऊपर की ओर लाने के लिए यानी सतह तक लाने के लिए कौन सी घटना जिम्मेदार है। तो मैं आपको बता दूं जो हमारी ज्वालामुखी की घटना है वो किस प्रकार की घटना होती है। जो हमारी ज्वालामुखी की घटना होती है वो किस प्रकार की घटना होती है सर, वो अंदर उपस्थित मैग्मा को ये मान के चलिए मैग्मा है, क्या चीज है ये, मैग्मा इसके अंदर भरा हुआ है कूट कूट के, क्या होगा एक तरीके से ये ऊपर की ओर इसको लेकर आएगी। क्या होगा, ये ऊपर की ओर एक तरीके से प्रेशर डालेगी, तो जिसके कारण ये जो अंदर उपस्थित तरल पदार्थ है इसको क्या कहा जाएगा, मैग्मा कहा जाएगा। ठीक है, मैग्मा कहा जाएगा। जब ये मैग्मा नीचे से ऊपर की ओर आकर इस सतह पर आ जाएगा, इस सतह पर उपस्थित हो जाएगा इस तरीके से, तो इसका नाम बदलकर क्या रख दिया जाता है, इसका नाम बदलकर सर लावा रख दिया जाता है। क्या नाम रख दिया जाता है इसका नाम सर लावा रख दिया जाता है। क्या नाम रख दिया जाएगा, लावा। क्या इस चीज को आप याद रखेंगे, जब तरल पदार्थ पृथ्वी के अंदर रहेगा तो मैग्मा होगा। ठीक है, जैसे ही वो बाहर की तरफ आ जाएगा, सतह पर आ जाएगा, उसका नाम क्या हो जाएगा, लावा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, लावा हो जाएगा। और ये घटना कहाँ होती है, ये घटना सर ज्वालामुखी में होती है। ये घटना कहाँ होती है, इस घटना कहाँ होती है, ये वाली घटना, ये घटना होती है साहब हमारी ज्वालामुखी के अंदर। कहाँ होती है, ज्वालामुखी के अंदर होती है। कहाँ होती है, ज्वालामुखी के अंदर होती है। यानी ऑप्शंस की बात करें हम अपने की, तो ये कैसी घटना है, एक प्रकार से ज्वालामुखी घटना है। एक प्रकार से कौन सी घटना है साहब, एक प्रकार से ये ज्वालामुखी घटना है। यानी ऑप्शन नंबर सी इज हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है मध्य मंडल की सीमा क्या है। मध्य मंडल की सीमा क्या है, तो आइए जानते हैं। वायुमंडल की परतों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हमारी आती है वो कौन सी परत आती है, क्षोभ मंडल आती है। कौन सी आती है सर, क्षोभ मंडल आ जाएगी। इसकी सीमा क्या रहेगी, इसकी सीमा सर 0 से 10 किलोमीटर तक रहती है। कितनी रहती है, 0 से 10 किलोमीटर ओनली, 0 से 10 किलोमीटर ओनली। ठीक है, इसके बाद सर दूसरी जो आती है परत वो आती है हमारी समताप मंडल। कौन सी आती है, समताप मंडल आती है। ठीक है, इसकी सीमा कितनी रहती है सर, इसकी सीमा रहती है 10 से 50 किलोमीटर। 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर इसकी सीमा रहती है। कितनी सीमा रहेगी इसकी, 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर इसकी सीमा रहेगी। बात करेंगे तीसरी जो आती है हमारी मध्य मंडल आती है। कौन सी आती है, मध्य मंडल आती है। कौन सी आती है, मध्य मंडल आती है। ठीक है, और मध्य मंडल की सीमा की मैं बात करूं तो मध्य मंडल की जो सीमा होती है 50 किलोमीटर से लेकर के सर 85 किलोमीटर तक होती है। कितनी होती है, 85 किलोमीटर तक होती है, या हम कह सकते हैं 80+। कई किताबें 82 भी से लिखती हैं। ठीक है, बात करेंगे चौथी जो परत आती है सर वो कौन सी है सर, ताप मंडल है। कौन सी है, ताप मंडल है। कौन सी परत है सर, ताप मंडल है। इसकी सीमा कितनी होती है साहब, इसकी सीमा की मैं बात करूं तो 85 किलोमीटर से लेकर के 85 किलोमीटर से लेकर कर 550 किलोमीटर तक ये पाई जाती है। कहाँ तक पाई जाती है, 550 किलोमीटर तक ये पाई जाती है। ठीक है, जो पांचवी परत आती है हमारी वो कौन सी है सर, बहिर्मंडल है उसका नाम, बहिर्मंडल उसका नाम है सर, बहिर्मंडल उसका नाम रहता है। सर इसकी जो सीमा है वो कितनी है, 550 से लेकर के 550 किलोमीटर से लेकर के सर अंतरिक्ष में ये एक तरीके से विलीन है। हम कह सकते हैं यहाँ पे अंतरिक्ष, लिख सकते हैं बखूबी यहाँ पे क्या, अंतरिक्ष। ठीक है, तो बात की है इन्होंने मेसोस्फीयर की यानी मध्य मंडल की। तो मध्य मंडल की जो समय सीमा वो सीमा कितनी है
50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर, यानी 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर। इट मींस 50 किलोमीटर से इसमें 80 बता रहा है, तो हम मानेंगे 80 प्लस मान के चलते हैं, यानी 80 प्लस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही आंसर रहेगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए इज हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, मध्यमंडल की सीमा कितनी बताई? 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर तक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में गैसों के प्रतिशत का सही क्रम क्या है? वायुमंडल में गैसों के प्रतिशत का सही क्रम क्या है? तो मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर हमारा डी है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। 21% हमारी ऑक्सीजन उपस्थित है, 0.4% हमारी कौन सी उपस्थित है? कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है, और 0.9% हमारी कौन सी उपस्थित है सर? आर्गन उपस्थित है। 0.9% हमारी कौन सी उपस्थित है? आर्गन उपस्थित है। 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.4% कार्बन डाइऑक्साइड और 0.9% हमारी आर्गन उपस्थित है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नीचे ओजोन परत के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। अच्छा जी, कथनों को पढ़ते हैं। ये समताप मंडल में पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है, समताप मंडल में पाई जाती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन छिद्र के लिए जिम्मेदार है, ऐसा कुछ नहीं है। तीसरा कथन है, ओजोन परत पृथ्वी की सतह से लगभग 15 से 30 किलोमीटर ऊपर पाई जाती है, बिल्कुल गलत बात है, 15 से 30 किलोमीटर नहीं पाई जाती है। अगला कथन है, ओजोन परत में अब और सुधार होने की कोई उम्मीद नहीं है, बिल्कुल सुधार किया जा सकता है। ये चौथा कथन भी गलत है, यानी यहाँ जो हमारा सही कथन होगा ऑप्शन नंबर एक सही आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर एक हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कहा है कि भूकंप के सबसे सामान्य प्रकार कौन से हैं? भूकंप के सबसे सामान्य प्रकार कौन से हैं? तो मैं बता दूं आपको, भूकंप के सबसे सामान्य प्रकारों की मैं आपको बता दूं। तो देखिए, जो विवर्तनिक भूकंप होते हैं, कौन से? विवर्तनिकी, जो विवर्तनिकी भूकंप होते हैं वो एक तरीके से बहुत सामान्य, बहुत जनरली भूकंप होते हैं। ये कहां पर आते हैं? अधिकतम रूप से ये कहां पर आते हैं भूकंप? तो मैं बता दूं आपको, अधिक रूप से ये भूकंप प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है, रिंग ऑफ फायर, आपने नाम सुना होगा, रिंग ऑफ फायर। कहां आते हैं अधिक भूकंप? रिंग ऑफ फायर। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर कई प्लेटें आपस में एक दूसरे से जोड़ खा रही हैं। कई प्लेटें आपस में एक दूसरे से क्या कर रही हैं सर? जोड़ खा रही हैं। कई प्लेटें एक दूसरे से आपस में टकराव की स्थिति में भी हैं, एक दूसरे से दूर भी जा रही हैं। तो हम इस क्षेत्र को क्या नाम देते हैं? इस क्षेत्र को हम नाम देते हैं रिंग ऑफ फायर क्षेत्र। इस क्षेत्र में क्या होता है? इस क्षेत्र में सर कई प्लेटें एक दूसरे से रगड़ भी खाती हैं, एक दूसरे से टकराव भी करती हैं। एक तरीके से यहाँ पे प्लेटों के जुड़ाव की स्थिति है। ये रिंग ऑफ फायर क्या है? प्लेटों के जुड़ाव की स्थिति है, जिसके कारण कई प्लेटें एक दूसरे के सम्मुख भी आती हैं, ठीक है, रगड़ भी खा जाती हैं, ये एक दूसरे से दूर भी चली जाती हैं, यानी एक तरीके से हलचल उत्पन्न होती रहती है इस क्षेत्र में। इस क्षेत्र में क्या होता रहता है? हलचल उत्पन्न होती रहती है। इसी हलचल को हम क्या नाम देते हैं? विवर्तनिकी नाम देते हैं। इसी हलचल को हम क्या नाम देते हैं? विवर्तनिकी नाम देते हैं। ठीक है, और जब हलचल उत्पन्न होगी तो हमें पता है भूकंप का मतलब क्या है? एक तरीके से हलचल। क्या है? हलचल। तो इन भूकंप को ये कैसे भूकंप कहलाएंगे? एक तरीके से विवर्तनिकी भूकंप कहलाएंगे। ठीक है, जनरली कैसे भूकंप कहलाएंगे? ये विवर्तनिकी भूकंप कहलाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बायोम उष्णकटिबंधीय सवाना नामक उप प्रकार होता है? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जो सवाना की इन्होंने बात की है यहाँ पे, बात की है, ये क्या है सवाना? ये एक तरीके से उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। क्या है? घास स्थल है। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है सर? ये अफ्रीका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में पाया जाता है।
क्या इस बात को आप याद रखेंगे? ये कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा कौन सा सही आंसर रहेगा, यानी ए इज बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वेल्ड, डाउन्स, पंपास आदि डैश शब्द से संबंधित हैं। तो ये सब क्या है? ये घास स्थल हैं। ये सब क्या है? ये सारे के सारे क्या है? घास स्थल हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं समझते हैं। बात करेंगे वेल्ड की, ठीक है, डाउन्स की, और हम बात करेंगे पेम्पास की, पेम्पास की, ठीक है, पेम्पास की। तो मैं बेल्ट बता दूं आपको, बेल्ट पाया जाता है आपका दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट पाया जाता है, जो कि शीतोष्ण घास क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? शीतोष्ण घास क्षेत्र है। डाउन्स पाया जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, ये भी कैसा है सर? ये भी शीतोष्ण घास क्षेत्र है। पेम्पास कहाँ पाया जाता है? पेम्पास पाया जाता है आपका अर्जेंटीना में। कहाँ पाया जाता है? अर्जेंटीना में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है साहब? अर्जेंटीना में पाया जाता है। ये तीनों के तीनों कौन से हैं? ये तीनों के तीनों एक तरीके से अगर हम बात करें तो शीतोष्ण घास स्थल हैं। कैसे हैं? शीतोष्ण घास स्थल हैं। कैसे घास स्थल हैं? शीतोष्ण घास स्थल हैं। क्या याद रखेंगे इस बात को आप लोग? ठीक है, कैसे हैं? शीतोष्ण घास स्थल हैं। इसमें हमसे पूछा है किससे संबंधित है, तो ये घास स्थलों से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए इज बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? तो मैं आपको बता दूं, देखिए, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया, पेन का साइज थोड़ा छोटा करके बनाते हैं इसमें आपको हम। ये मैंने उत्तरी अमेरिका का मैप ड्रॉ कर दिया आपके सामने, ठीक है, और ये सर ड्रॉ हो गया दक्षिण अमेरिका। ठीक है, ये क्या ड्रॉ हो गया? ये सर दक्षिण अमेरिका का मैप ड्रॉ हो गया। ठीक है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी छोर पर, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी छोर पर उपस्थित है कौन सी पर्वत श्रृंखला? रॉकी पर्वत श्रृंखला। कौन सी पर्वत श्रृंखला उपस्थित है साहब? रॉकी पर्वत श्रृंखला उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी छोर पर उपस्थित है। ठीक उसी प्रकार से दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी छोर पर कौन सी श्रृंखला उपस्थित है? सर एंडीज पर्वत श्रृंखला उपस्थित है। कौन सी पर्वत श्रृंखला उपस्थित है? एंडीज पर्वतमाला या एंडीज पर्वत श्रृंखला उपस्थित है। एंडीज पर्वत श्रृंखला उपस्थित है उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी छोर पर। सर रॉकी, क्या नाम रखेंगे इसका? सर रॉकी उपस्थित है। ठीक है, क्या उपस्थित है? सर रॉकी पर्वतमाला उपस्थित है उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी छोर पर। सर दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी छोर पर एंडीज उपस्थित है। कौन सी उपस्थित है? एंडीज उपस्थित है। ठीक है, ये कैसी पर्वतमाला है, इसके बारे में थोड़ी सी अच्छी बातें करें तो ये सर विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूं? सबसे लंबी पर्वतमाला, लंबी पर्वतमाला, पर्वतमाला है। ठीक है, किसकी है? सर विश्व की। याद रखेंगे इस बात को आप। ठीक है, किसकी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला है। रॉकी कहाँ पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। बात करें ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की, तो ये कहाँ पाई जाती है? ये सर ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है? ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। बात करें आल्पस की, तो आल्पस कहाँ पाया जाता है? आल्पस पाई जाती है हमारी यूरोप में। कहाँ पाई जाती है? हमारी यूरोप में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? यूरोप में पाई जाती है हमारी। कहाँ पे पाई जाएगी? यूरोप में पाई जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही आंसर रहेगा? ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। सी हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मानसून शब्द की
व्युत्पत्ति अरबी शब्द के मौसम से हुई है, यह निम्नलिखित में से किसके समतुल्य है? तो मौसम यानी मौसम के समतुल्य है। ये किसके समतुल्य है? ये मौसम के समतुल्य है। किसके है? मौसम के समतुल्य है। किसके समतुल्य है सर? ये मौसम के समतुल्य है। यानी ऑप्शन नंबर जो है हमारा वो कौन सा सही आंसर रहेगा? ऑप्शन नंबर डी इज हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, हरिकेन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हरिकेन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आइए चारों ऑप्शंस की चर्चा करते हैं, चारों ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। देखिए, हरिकेन जो है अटलांटिक में उत्पन्न होने वाला एक तरीके का तूफान है। तो हम इसे कह सकते हैं कि हरिकेन का जो संबंध है किससे है? अटलांटिक महासागर से है। किससे है? हरिकेन का संबंध अटलांटिक महासागर से है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में उत्पन्न होने वाले तूफानों को क्या कहा जाता है? बिली बिली कहा जाता है सर। क्या कहा जाता है? बिली बिली कहा जाता है। याद रखेंगे इस बात को आप लोग। क्या कहा जाएगा? बिली बिली कहा जाएगा। ठीक है, क्या कहा जाएगा? बिली बिली कहा जाएगा। बिली बिली कहा जाएगा। ठीक है। हिंद महासागर में उत्पन्न होने वाले चक्रवातों को क्या कहा जाएगा? इनको कहा जाएगा सर चक्रवात कहा जाएगा। तूफानों को क्या कहा जाएगा? चक्रवात कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? चक्रवात कहा जाएगा। पश्चिमी प्रशांत में उत्पन्न होने वाले तूफानों को या चक्रवातों को क्या कहा जाएगा? सर टाइफून कहा जाएगा। इन्हें क्या कहा जाएगा? टाइफून कहा जाएगा। ठीक है। टेरोइड या टोरॉइड, बात करें टेरोइड या टोरॉइड की, टेरोइड या टोरॉइड की, तो देखिए टोरॉइड, टोरॉइड कहाँ कहा जाता है? चक्रवातों को टोरॉइड कहा जाता है हमारा यूएसए में। और कहाँ कहा जाता है सर? मैक्सिको में। मैक्सिको और यूएसए में क्या कहा जाता है? टोरॉइड कहा जाता है उत्पन्न होने वाले चक्रवातों को, या मैक्सिको और यूएस में टोरॉइड कहा जाता है। पश्चिमी प्रशांत में टाइफून कहा जाएगा, हिंद महासागर में चक्रवात कहा जाएगा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाएगा? बिली बिली कहा जाएगा, और अटलांटिक में क्या कहा जाएगा? हरिकेन कहा जाएगा। अटलांटिक में क्या कहा जाएगा? हरिकेन कहा जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही आंसर रहेगा इसका? ऑप्शन नंबर इज हमारा डी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार समुद्र तल पर औसत दाब निम्न में से कितना है? निम्न में से औसत दाब निम्न कितना है? दाब निम्न पूछा है इन्होंने। ठीक है, औसत दाब निम्न कितना है? तो देखिए औसत दाब कितना है, इन्होंने ये कहा है निम्न में से कितना है। तो औसत दाब जो है हमारा 1113 मिलीबार है। कितना है? 1113 मिलीबार। कितना है साहब? 1113 मिलीबार। यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट आंसर रहेगा? जो सॉरी जो पहला है ऑप्शन नंबर ए इज हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं थोड़ा। अगला क्वेश्चन है हमारा, महासागर का सबसे गहरा हिस्सा कौन सा है? महासागर का देखो सबसे गहरा हिस्सा जो कहलाता है वो कौन सा कहलाता है? गर्त कहलाता है सर। क्या कहलाता है? गर्त कहलाता है। क्या कहलाता है? गर्त कहलाता है। क्या इस बात को आप याद रखेंगे? ठीक है। सबसे गहरा गर्त कहाँ पाया जाता है? अगर मैं आपसे यही क्वेश्चन कर दूं कि सबसे गहरा गर्त कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो सबसे गहरा जो गर्त पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? प्रशांत महासागर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? प्रशांत महासागर में पाया जाता है। प्रशांत महासागर में पाया जाता है। ठीक है। उस गर्त का सर नाम बता दीजिए हमें, नाम क्या है? तो साहब उस गर्त का नाम है मेरियाना ट्रांच। याद रखेंगे, मेरियाना ट्रांच। क्या नाम है उस गर्त का? उस गर्त का नाम है मेरियाना ट्रांच। सबसे गहरा हिस्सा कहाँ पाया जाता है गर्त का? सर प्रशांत महासागर में पाया जाता है। उस गर्त का नाम क्या है? तो उस गर्त का नाम है मेरियाना ट्रांच। याद रखेंगे आप लोग, मेरियाना ट्रांच। ठीक है। तो सबसे गहरे भाग को क्या कहा जाएगा? गर्त कहा जाएगा, यानी महासागरीय गर्त। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृत्रिम नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है? कौन सी कृत्रिम नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है?
तो आइए समझते हैं इसे, कौन सी वो नहर है। देखिए ये हमारा उत्तरी अमेरिका हो गया, ठीक है। और ये हो गया हमारा दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। इधर वाला जो महासागर है हमारा, वो कौन सा महासागर कहलाएगा? इधर वाला ये जो महासागर है हमारा, ये कौन सा महासागर कहलाएगा सर? ये कहलाएगा हमारा अटलांटिक महासागर। ये कौन सा महासागर कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा अटलांटिक महासागर, ठीक है। और पश्चिम वाला जो कौन सा महासागर कहलाएगा? पश्चिम वाला महासागर कौन सा कहलाएगा? इस वाले महासागर की मैं बात करूं तो ये कहलाएगा साहब हमारा प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर कहलाएगा? प्रशांत महासागर कहलाएगा, ठीक है। कौन सा महासागर कहलाएगा? प्रशांत महासागर कहलाएगा। यहाँ पे मैं नाम डिनोट कर देता हूँ, ये ए डिनोट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, आप समझ जाइएगा। ए से अटलांटिक, अरे थोड़ा बड़ा ए ड्रॉ हो गया, ये तो काफी छोटे वे में लिखते हैं। ये कौन सा कहलाएगा सर? ये हमारा अटलांटिक कहलाएगा, ठीक है। और ये कौन सा कहलाएगा? ये हमारा प्रशांत महासागर कहलाएगा। ये अटलांटिक महासागर, ये प्रशांत महासागर, ठीक है। अब गौर फरमाइएगा थोड़ा सा, यहां पर उपस्थित है हमारा एक देश पनामा। यहां पर एक देश उपस्थित है सर, पनामा, ठीक है। पनामा के पास से कुछ व्यक्तियों ने क्या किया, ये अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को, ये जो संकरा रास्ता आपको दिख रहा है, इसको हम नाम देते हैं पनामा स्थल संधि। क्या नाम देते हैं इसको? इसे हम नाम देते हैं सर पनामा स्थल संधि। इसको क्या नाम रहेगा इसका? इसका नाम रहता है पनामा स्थल संधि। क्या नाम रहेगा? पनामा स्थल संधि नाम रहेगा। ये क्या करती है? ये सर उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से जोड़ती है। क्या करती है सर? ये उत्तरी अमेरिका को, उत्तरी अमेरिका को सर जोड़ती है। किससे जोड़ती है? दक्षिणी अमेरिका से। किससे जोड़ती है? दक्षिणी अमेरिका से जोड़ती है, ठीक है। समझ आया सर? अलग किसे किसे करती है? तो ये अलग करती है दो महासागरों को, दो बड़े महासागरों को एक दूसरे से अलग करती है। सर नाम बता दीजिए। एक अटलांटिक को अलग करती है, यहीं पे मैं लिख देता हूं, ठीक है। आप समझ जाइएगा, ए डिनोट कर रहा हूं। ये अटलांटिक को अलग करती है किससे? प्रशांत महासागर से। अटलांटिक को अलग करती है किससे? प्रशांत महासागर से। किससे अलग करती है? प्रशांत महासागर से। पनामा स्थल संधि, ये जो संकरा क्षेत्र है, संकरा जो स्थल क्षेत्र है, ये क्या करता है? ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को तो जोड़ रहा है, ठीक है। और अलग किसे किसे कर रहा है? अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से कर रहा है। अब सुनिए थोड़ी सी अच्छी बात है, क्या है कि यहाँ पर जो पनामा देश है, यहाँ के लोगों ने क्या किया, ये जो संकरा रास्ता है, इसको खोद कर एक नहर बना दी। इसको खोद कर क्या कर दिया उन्होंने? एक यहाँ पे नहर बना दी भाई साहब। नहर को हम थोड़ा दूसरे कलर से डिनोट करेंगे, यहाँ पे रेड लेते हैं, ठीक है। ये जो है यहाँ पे उन्होंने एक नहर बना दी ऐसे करके, ठीक है। ऐसे करके क्या कर दिया उन्होंने? नहर बना दी, ठीक है। ऐसे करके उन्होंने एक नहर बना दी, ठीक है। ये नहर का सिंबल होता है इस तरीके से। अब इस नहर ने क्या किया आप खुद देख सकते हैं, अटलांटिक महासागर को जोड़ दिया प्रशांत महासागर से। अटलांटिक महासागर को जोड़ दिया प्रशांत महासागर से। और इस नहर का नाम उन्होंने क्या रख दिया सर? सिंपल सा नाम रख दिया, देश के नाम पर ही इस नहर का नाम रख दिया, यानी पनामा नाम रख दिया इन्होंने। क्या नाम रख दिया? पनामा नहर नाम रख दिया। क्या नाम रख दिया? पनामा नहर नाम रख दिया। क्या आप समझ पाए इस बात को? क्या नाम रख दिया इन्होंने? पनामा नहर इसका नाम रख दिया। यानी ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है पनामा नहर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। पनामा नहर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट पर प्रशांत महासागर के नीचे की ओर स्थित एक अपेक्षाकृत छोटी सी त्रिकोणीय आकार की लघु महासागरीय प्लेट को क्या कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और थोड़ा सा हिला देने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। नॉर्मली जिसने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी होगी वो तो यही कहेगा कि क्या क्वेश्चन दे दिया। आइए समझते हैं इन्होंने किस वे में ये बात कही है हमसे।
ठीक है, थोड़ा सा साइज और कम करते हैं पेन का। देखिए आगे ब्लैंक पेज नहीं है। देखिए सर, इन्होंने कहा है उत्तर मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट पर प्रशांत महासागर के नीचे की ओर स्थित एक अपेक्षाकृत छोटी त्रिकोणीय आकार की लघु महासागरीय प्लेट को क्या कहा जाता है? तो देखिए मैं यहाँ पे मैप ड्रॉ कर रहा हूँ आपका उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का। ठीक है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का मैं यहाँ पे मैप ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका हो गया, ये दक्षिणी अमेरिका हो गया, ये उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, और ये कहलाता है हमारा, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है हमारा मध्य अमेरिका। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा सर हमारा मध्य अमेरिका। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा मध्य अमेरिका। नाम लिख देता हूं मैं इसका, मध्य अमेरिका। ठीक है, अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इन्होंने कहा मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट पर, मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट पर पश्चिमी तट पर प्रशांत महासागर के नीचे, ये जो सागर है यहाँ पर, ये वाला जो सागर है, ये कौन सा सागर है? प्रशांत महासागर है। के नीचे एक त्रिकोणीय आकार की, अपेक्षाकृत छोटी एक त्रिकोणीय आकार की, यहाँ पर क्या है? एक प्लेट उपस्थित है। सर ये उस प्लेट के बारे में जानना चाह रहे हैं हमसे महोदय, हमसे एक प्लेट के बारे में जानना चाह रहे हैं। उस प्लेट का नाम क्या है? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर उपस्थित है एक त्रिकोणीय आकार की प्लेट। यहाँ पर उपस्थित है इस तरीके से एक त्रिकोणीय आकार की प्लेट। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? त्रिकोणीय आकार की एक प्लेट उपस्थित है। इस प्लेट का नाम क्या है? इस प्लेट का नाम है सब कोको प्लेट। कोको प्लेट या कोकोज प्लेट, क्या नाम रहेगा इसका? कोको प्लेट या कोकोज प्लेट। क्या नाम देंगे इसे? कोकोज प्लेट। क्या नाम देंगे इसे? कोकोज प्लेट। इसे नाम दिया जाएगा, क्या नाम दिया जाएगा? कोकोज प्लेट इसे कहा जाएगा। कहां पर उपस्थित है? ये मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट पर उपस्थित है और प्रशांत महासागर के नीचे त्रिकोण आकार की है, ट्रायंगल आकार की है। तो यानी कौन सी प्लेट है? वो कोकोज प्लेट है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन नंबर जो है हमारा ए, ये थोड़ा मिस टाइपिंग है, बी सी हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, कोकोज प्लेट। कौन सी? कोकोज प्लेट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समूह द्वीपीय देशों का समूह है? मालदीव, चीन, बांग्लादेश या मालदीव? ये मालती नहीं, मालदीव होगा। श्रीलंका और मालदीव, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पाकिस्तान और श्रीलंका नहीं होगा। श्रीलंका और मालदीव एक तरीके से द्वीपीय देश हैं, चारों तरफ से घिरे हुए पानी से देश हैं। तो ये कैसे देश हैं? द्वीपीय देश हैं, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत कि निम्नलिखित में से किस पड़ोसी राज्य ने 2005 में अपनी राजधानी बदली है? भारत के कौन से पड़ोसी राज्य ने 2005 में अपनी राजधानी बदली है? तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा म्यांमार है, जो हमारा म्यांमार है, जिसका पुराना नाम क्या था? जिसका पुराना नाम बर्मा था। जिसका पुराना नाम क्या था? बात करेंगे म्यांमार की। ठीक है, बात करेंगे म्यांमार की। इसका पुराने नाम की भी हम बात करेंगे। पुराना नाम क्या था इसका? सर इसका पुराना नाम बर्मा था। याद रखेंगे आप लोग इस बात को। ठीक है, और इसकी जो पुरानी राजधानी थी, इसकी जो पुरानी राजधानी थी कौन सी थी? इसकी जो पुरानी राजधानी थी सर यांगून थी। कौन सी राजधानी थी? यांगून इसकी पुरानी राजधानी थी। वर्तमान राजधानी की मैं बात करूं, वर्तमान राजधानी की मैं बात करूं तो वर्तमान राजधानी कौन सी हो जाएगी इसकी? वर्तमान राजधानी की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान राजधानी हो जाएगी हमारी नेपिडो। नेपिडो इसकी क्या रहेगी? सर वर्तमान राजधानी रहेगी। इसने अपनी राजधानी कब बदली? 2005 में बदली। ये भी हमारे लिए जानने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2005 में म्यांमार ने अपनी राजधानी यांगून बदलकर क्या रख दी? नेपिडो रख दी। यांगून बदलकर क्या रख दी? नेपिडो रख दी। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही रहेगा? सी, यानी बी, सॉरी बी है, ये टाइपिंग मिस्टेक है।
बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है, देशों और उनकी राजधानियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? कंबोडिया, तिबिस तिबिस तिबिस्तली, म्यांमार, नेपिडो, यही सही है हमारा। कौन सा? म्यांमार वाला जो है यही सही है। म्यांमार की राजधानी नेपिडो है। ब्रुनेई की राजधानी बंदर सेरी है। अजरबैजान की राजधानी बाकू है। बेरूत लेबनान की राजधानी। एक बार इसको मैं थोड़ा सा और आपको डिफाइन कर दूं। कंबोडिया की बात करें, ठीक है, बात करें कंबोडिया की, बात करें कंबोडिया की, तो कंबोडिया की राजधानी सर नामपहना है। कंबोडिया और ब्रुनेई, ब्रुनेई, ठीक है, और बेरूत, और क्या दिया है? अजरबैजान, क्या दिया है? अजरबैजान, ठीक है, और येरेवान, ठीक है, येरेवान। तो मैं बताऊं आपको, जो कंबोडिया की राजधानी है वो क्या है? नामपहना है। कौन सी हो जाएगी? नामपहना, याद रखेंगे, नामपहना इसकी राजधानी है कंबोडिया की। ब्रुनेई की राजधानी की मैं बात करूं तो बंदर सेरी, क्या? बंदर सेरी जो है इसकी राजधानी है ब्रुनेई की, ठीक है। बेरूत, बेरूत राजधानी है लेबनान की। बेरूत किसकी राजधानी है? लेबनान की राजधानी है। ये क्या है? ये एक देश है। ये क्या है? ये देश है और ये इसकी राजधानी है, ठीक है। मैं बात करूं अजरबैजान की राजधानी की, तो अजरबैजान की राजधानी बाकू है। अजरबैजान की राजधानी क्या है? बाकू है। जॉर्जिया की राजधानी की मैं बात करूं, जॉर्जिया की राजधानी तिबिस्तली है। और येरेवान यानी आर्मेनिया की राजधानी क्या रहेगी? आर्मेनिया की राजधानी क्या रहेगी? येरेवान रहेगी। और तिबिस्ती किसकी राजधानी रहेगी? ये राजधानी रहेगी हमारी जॉर्जिया की। किसकी? जॉर्जिया की राजधानी रहेगी। क्या इस बात को आप याद रखेंगे? क्या आप इस बात को याद रखेंगे? कंबोडिया नामपहना, ब्रुनेई बंदरसेरी, लेबनान बेरूत, अजरबैजान बाकू, येरेवान आर्मेनिया, तिबिस्तली जॉर्जिया। तिबिस्तली जॉर्जिया यानी ऑप्शन नंबर जो था हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा सही था? बी सही था। उन्होंने सही राजधानी पूछी थी देश के अनुसार। आगे हम बात करेंगे जिब्राल्टर जलडमरू के बारे में क्वेश्चन आया है। कहा है कि जिब्राल्टर जलडमरू निम्नलिखित में से किस नहर को भूमध्य सागर से जोड़ता है और यूरोपीय महाद्वीप पर स्पेन को अफ्रीका महाद्वीप पर और मोरक्को से अलग करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बात करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए क्या कहा है उन्होंने जिब्राल्टर जलडमरू के बारे में बात की है, ठीक है। तो देखते हैं, ये मैंने अफ्रीका का मैप ड्रॉ कर दिया आपके सामने, ठीक है। ठीक है साहब, ये क्या हो गया? हमारा अफ्रीका का मैप हो गया, ठीक है। और सर यहाँ पर उपस्थित है हमारा ये जो स्पेन का देश है, ये वाला जो है सर स्पेन का देश है। और यहाँ से आ जाता है ये इटली, ये क्या आ जाता है? इटली आ जाता है। ये वाला सागर कौन सा कहलाएगा सर? ये वाला सागर हमारा कहलाएगा भूमध्य सागर। ये वाला जो सागर है ये कौन सा सागर है? भूमध्य सागर कहलाएगा ये, ठीक है। और सर यहाँ पे जो ये जो आपको दिख रहा है एक छोटा सा संकरा रास्ता, ये जो छोटा सा संकरा रास्ता जो आपको दिख रहा है ये वाला, ठीक है, ये जो मैंने डार्क किया हुआ है येलो कलर से, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा जिब्राल्टर। ये क्या कहलाएगा? जिब्राल्टर जल संधि कहलाएगा। जिब्राल्टर क्या कहलाएगा? जिब्राल्टर जल संधि कहलाएगा, ठीक है। ये क्या करता है? ये इसके पश्चिम में कौन सा महासागर उपस्थित है? अटलांटिक महासागर उपस्थित है। कौन सा महासागर उपस्थित है? ये वाला जो महासागर है, ये वाला महासागर है अटलांटिक महासागर। क्या नाम है इस सागर का? अटलांटिक महासागर। क्या नाम रहेगा? अटलांटिक,
क्या नाम रहेगा इसका? अटलांटिक नाम रहेगा। ये अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से, अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से तो जोड़ रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ एक और क्रिया कर रहा है, क्या कर रहा है? यहाँ पर ये उपस्थित है स्पेन देश, यहाँ पे कौन सा देश उपस्थित है? स्पेन। और यहाँ पर उपस्थित है सर आपका मोरक्को, यहाँ पर क्या उपस्थित है? मोरक्को उपस्थित है। स्पेन को अलग कर रहा है मोरक्को से जिब्राल्टर, ठीक है। अटलांटिक महासागर को जोड़ रहा है भूमध्य सागर से, अटलांटिक महासागर को जोड़ रहा है भूमध्य सागर से, ठीक है। तो बात करेंगे और थोड़ी सी अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है, इससे तीनों रेखाएं, गर्म रेखाएं हमारी कह सकते हैं गुजरती हैं, इससे तीनों गर्म रेखाएं हमारी होकर गुजरती हैं। कौन कौन सी? तो सबसे पहली रेखा जो होकर गुजरती है हमारी, वो कौन सी रहेगी सर? कर्क रेखा रहेगी। जो पहली रेखा हमारी इससे होकर गुजरती है कौन सी है? 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी कर्क रेखा हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। दूसरी जो रेखा है वो कौन सी है सर? इक्वेडोर है, जिसे हम भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। वो कौन सी है? भूमध्य रेखा यहाँ से होकर गुजरती है सर, भूमध्य रेखा हो जाएगी हमारी, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? 0 डिग्री कहते हैं। इसको क्या कहते हैं सर? 0 डिग्री। इसको क्या कहा जाएगा? 0 डिग्री कहा जाएगा। इसके बाद सर एक और रेखा यहाँ से होकर गुजरती है, कौन सी रेखा होगी सर? 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ, जिसे क्या कहा जाएगा? 23.5 डिग्री साउथ को हम क्या कहेंगे सर? मकर रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? मकर रेखा कहेंगे। 23.5 डिग्री साउथ को हम क्या कहेंगे? मकर रेखा कहेंगे। 23.5 डिग्री साउथ को हम क्या कहेंगे? मकर रेखा कहेंगे। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि अफ्रीका जो है हमारा, अफ्रीका जो महाद्वीप है हमारा, वो किस प्रकार का महाद्वीप है? एक तरीके से गर्म महाद्वीप है। क्यों? क्योंकि तीनों ही एक तरीके से देखें तो तीनों ही हमारी गर्म रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। तो अफ्रीका को सबसे गर्म महाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि तीनों रेखा इससे होकर गुजरती हैं। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन था जिब्राल्टर किसे किसे अलग करता है? तो मैं बता दूं आपको, अटलांटिक महासागर को जोड़ता है भूमध्य सागर से, जैसा कि अभी आपने देखा, और स्पेन को अलग करता है मोरक्को से, स्पेन को अलग करता है मोरक्को से। यानी ऑप्शन जो सही होगा हमारा डी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका, डी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ अपनी सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? भारत किस देश के साथ अपनी सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है, ये जानना चाह रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो बांग्लादेश है, जो बांग्लादेश है हमारा, ये मैं भारत को थोड़ा सा ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा सिक्किम, और यहाँ से ये अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम। देखिए यहाँ पर ये जो मैं रेड लाइन से जो ड्रॉ करूंगा, ये कौन सा देश कहलाएगा हमारा? ये वाला जो देश है, यहाँ से ये सीमा लगी हुई है हमारी बांग्लादेश की। ये कौन सी सीमा लगी हुई है सर? ये हमारी सीमा लगी हुई है इस तरीके से बांग्लादेश के साथ। ये कौन सा देश कहलाएगा सर? ये बांग्लादेश कहलाएगा। कौन सा देश कहलाएगा सर? बांग्लादेश कहलाएगा, ठीक है। कौन सा देश? बांग्लादेश कहलाएगा। ये सीमा सर कितनी लंबी लगी हुई है? सीमा कितनी लंबी लगी हुई है? तो ये सबसे बड़ी सीमा, सबसे लंबी सीमा साझा करता है 4096 किलोमीटर की, 4096 किलोमीटर की ये सीमा लगी हुई है। ये सबसे लंबी सीमा है। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगी हुई है? तो बांग्लादेश के साथ लगी हुई है। कितनी लंबी सीमा है ये? 4096 किलोमीटर लंबी ये सीमा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही आंसर रहेगा? ऑप्शन नंबर हमारा सही रहेगा इसमें से, ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। बांग्लादेश हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत दुनिया का डैश सबसे बड़ा देश है। कि जानना चाह रहे हैं कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत जो है हमारा, वो कौन से स्थान पर आता है विश्व में? भारत जो है हमारा कौन से स्थान पर आता है विश्व में? तो मैं एक बार आपको देशों का क्रम बता दूं, बड़े से छोटे के अनुसार, यानी आरोही क्रम में बता दूं देशों का। देखिए समझते चलते हैं।
तो भारत जो है हमारा 7वां सबसे बड़ा देश है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बी सी है ये हमारा, यहाँ पे बी आता, सी इज हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, 7वां सबसे बड़ा देश रहेगा। आगे बात करेंगे, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा हमारा? ऑप्शन नंबर हमारा सी इज करेक्ट आंसर रहेगा। एक बार राज्यों की बात कर लें तो राज्यों के लिए एक छोटी सी हल्की सी ट्रिक है हमारे पास। कौन सी ट्रिक है? गरम, छाछ, छाछ, बंगाली, मित्र, पी गया। गरम, छाछ, बंगाली, मित्र, पी गया। तो आइए इसमें हम देशों को देखते हैं, देश कौन कौन से हैं। गा से हो जाएगा हमारा गुजरात, रा से हो जाएगा हमारा राजस्थान, मा से हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश यानी एमपी, छा से हो जाएगा हमारा छत्तीसगढ़ यानी सीजी, झा से हो जाएगा हमारा झारखंड यानी झारखंड, बंगाल से हो जाएगा वेस्ट बंगाल यानी डब्ल्यूबी। ठीक है, मी से हो जाएगा हमारा मिजोरम, और त्रा से हो जाएगा हमारा त्रिपुरा। त्रा से क्या हो जाएगा हमारा? त्रिपुरा हो जाएगा। ये 8 राज्यों से होकर क्या होता है? कर्क रेखा हमारी होकर गुजरती है। आगे हम बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है, श्री जयवर्धनपुरा कोटे निम्नलिखित में से किस देश की वैधानिक राजधानी है? श्री जयवर्धनपुरा, तो मैं आपको बता दूं ये श्रीलंका की राजधानी है। किसकी राजधानी है? श्रीलंका की राजधानी है। बात करें श्रीलंका की व्यापारिक राजधानी की, व्यापारिक राजधानी की, तो व्यापारिक राजधानी श्रीलंका की कौन सी हो जाएगी? कोलंबो हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? कोलंबो श्रीलंका की व्यापारिक राजधानी हो जाएगी। कौन सी राजधानी हो जाएगी? कोलंबो श्रीलंका की व्यापारिक राजधानी हो जाएगी। बात की है वैधानिक राजधानी किसकी है? श्रीलंका की, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत जोड़े का चयन कीजिए। असंगत जोड़े का चयन कीजिए। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, बिल्कुल सही बात है। डेनमार्क की कोपेनहेगन, स्पेन की राजधानी होती है लिस्बन। स्पेन की राजधानी क्या होती है? स्पेन की राजधानी होती है लिस्बन। क्या होती है? लिस्बन जो है हमारी स्पेन की राजधानी होती है। ठीक है, जाम्बिया, लुसाका, बिल्कुल सही बात है। जो असंगत जोड़ा है ऑप्शन नंबर सी ही हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी ही हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, बिकॉज स्पेन की राजधानी होती है लिस्बन। स्पेन की राजधानी क्या होती है? लिस्बन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा नहीं है? अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा नहीं है। जी हाँ, मिस्र है, नाइजीरिया बिल्कुल है, अर्जेंटीना अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा नहीं है, जाम्बिया बिल्कुल है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही रहेगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही रहेगा। अर्जेंटीना जो है अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा नहीं है। अर्जेंटीना अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा नहीं है। आगे हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? नेपाल की सबसे लंबी नदी है, तो मैं आपको बता दूं कर्णाली जो है हमारी, कर्णाली जो है नेपाल की सबसे लंबी नदी है। इस नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? सर, घाघरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और सरयू के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सरयू के नाम से भी इसे जाना जाता है। सरयू के नाम से भी इसे जाना जाता है, और घाघरा के नाम से भी भारत में इसे जाना जाता है। बात करेंगे आगे अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से ऊर्जा का एक गैर नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन या जल विद्युत। देखिए ये सब नवीकरणीय सौर ऊर्जा के उदाहरण है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और जल विद्युत। जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा, ये एक तरीके से अनवीकरणीय या गैर नवीकरणीय इसे कह सकते हैं। गैर नवीकरणीय इसे कह सकते हैं। क्या है? गैर नवीकरणीय ऊर्जा का एक संसाधन है जीवाश्म ईंधन। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही रहेगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही रहेगा। ठीक है, सी हमारा सही रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अराकान और शान के डैश, अराकान और शान डैश के मान्यता प्राप्त मानव जाति समुदाय हैं? नेपाल के हैं वो, श्रीलंका के हैं, या भूटान के हैं, या म्यांमार के हैं? तो ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन नंबर यानी हमारी डी जो है बिल्कुल सही रहेगा। अराकान और शान जो पर्वत श्रेणी है वो कहाँ पाई जाती हैं? म्यांमार में पाई जाती हैं। यहाँ पर रहने वाले, इन पर्वतों पर रहने वाले जो जाति समुदाय हैं वो कहाँ के हैं? म्यांमार के हैं। कहाँ के हैं? म्यांमार के हैं। आगे हम बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है, अपनी सांस्कृतिक
विरासत और तमिल आबादी के लिए जाना जाने वाला जाफना प्रायद्वीप श्रीलंका के किस भाग में स्थित है? तो मैं बता दूं आपको, ये जो है हमारा श्रीलंका हो गया, ये हमारा श्रीलंका हो गया, ये वाला जो क्षेत्र है ये श्रीलंका हो गया। और इस श्रीलंका के ऊपर उपस्थित है जाफना प्रायद्वीप। श्रीलंका के ऊपर उपस्थित है इस तरीके से जाफना प्रायद्वीप। इस प्रायद्वीप का नाम क्या है? जाफना प्रायद्वीप इसका नाम है। कहां पर उपस्थित है? उत्तरी प्रांत हम इसे कह सकते हैं, उत्तर में उपस्थित है, एक तरीके से प्रांत है ये इसका, उत्तरी प्रांत, यानी ऑप्शन नंबर डी इज हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं 38वें क्वेश्चन की ओर। 38वां क्वेश्चन है, चीन का कौन सा जातीय समूह सबसे बड़ा है जिसकी जनसंख्या 90% से अधिक है? तो हान चाइना में सबसे अधिक लोग रहते हैं, आप याद रखना। कहां पर? हान चाइना जो है, हान चाइना में सबसे अधिक लोग रहते हैं। हान चाइना में जो चाइना की जनसंख्या है सबसे अधिक रहती है। कितना आंकड़ा दिया है? 90%। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही आंसर रहेगा इसका? ऑप्शन नंबर हमारा डी इज हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, हान चाइना। आगे हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, नमक, पराग, राख, धुआं, कालिक और महीन मिट्टी ये किससे संबंधित हैं? तो ये एक तरीके से धूल के कण हैं। ये क्या है? ये धूल के कण हैं। ये क्या है? ये धूल के कण हैं सर। ये क्या चीज है? धूल के कण है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, रोहिंग्या मुख्य रूप से म्यांमार के किस राज्य में रहते हैं? म्यांमार के किस राज्य में रहते हैं? जो रोहिंग्या है, जो रोहिंग्या जाति समुदाय है, ये कहां पर रहता है? कि रखाइन जो एक तरीके से क्षेत्र है म्यांमार में, वहां पर उपस्थित है, वहां पर रहते हैं। ये कहां पर रहते हैं? रखाइन में रहते हैं। कहां पर रहते हैं? रखाइन में रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। आगे मैं बात करूं, 21वीं सदी का सिल्क रूट किसको कहा जाता है? भारत और पाकिस्तान के बीच रेल कड़ी को, भारत और बांग्लादेश के बीच समुद्री रेल कड़ी को, ईरान और मध्य एशिया के बीच रेल कड़ी को। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। ईरान और मध्य एशिया के बीच रेल कड़ी को क्या कहा जाता था? सिल्क रूट कहा जाता था। ईरान और मध्य एशिया के बीच उपस्थित रेल कड़ी को क्या कहा जाता है? ये आप देख सकते हैं, ये सिल्क रूट का मैप है। ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट होता था, ये भारत से कनेक्ट होते हुए अदर देशों के साथ और देश इसमें जुड़ जाते थे, और ये कहां तक जाता था? मध्य एशिया से ईरान तक जाता था। मध्य एशिया से कहां तक जाता था? ईरान तक जाता था। कहां तक जाता था? ईरान तक जाता था। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नहर के दोनों छोरों के दो पार्ट हैं। यहाँ पे एक चीज आप नोट करना, स्वेज नहर लिखा है यहाँ पे। क्या है? स्वेज नहर। यहाँ पे मैं नोट करा देता हूं, आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं, स्वेज नहर। क्वेश्चन को अच्छे से हम पढ़ेंगे। क्या? स्वेज नहर। अब पढ़ते हैं इसको। स्वेज नहर के दोनों छोरों के दो पार्ट हैं। तो मैं आपको बता दूं, स्वेज नहर के उत्तर में उपस्थित जो पोर्ट है उसका नाम क्या है? उसका नाम है पोर्ट सईद। उस नहर का, उस जो बंदरगाह है उसका नाम क्या है? उसका नाम है पोर्ट सईद। क्या नाम रहेगा उसका? पोर्ट सईद। याद रखेंगे आप, पोर्ट सईद इसका नाम रहेगा। ठीक है, जो दक्षिण में उपस्थित है, उसका नाम क्या रहेगा? पोर्ट सुएज रहेगा। क्या रहेगा? पोर्ट सुएज रहेगा। क्या रहेगा? पोर्ट सुएज। यानी ऑप्शंस की मैं बात करूं तो ऑप्शंस 2 और 3 हमारे बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे अपने 43वें क्वेश्चन की। 43वां क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? जिन देशों को सामान्यतः बाल्टिक देश कहा जाता है उनके समूह में कौन कौन से देश शामिल हैं? स्वीडन, फिनलैंड और एस्टोनिया, पोलैंड, बेलारूस और लिथुआनिया, डेनमार्क, पोलैंड और लाटविया। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। जी हाँ, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया को हम बाल्टिक देश कहते हैं। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया को क्या कहते हैं? बाल्टिक देश कहते हैं। क्या कहते हैं? बाल्टिक देश कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कच्चे जूट और जूट के सामानों के निर्यात के रूप में निम्नलिखित में से किस देश का प्रथम स्थान रहा है? तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर
रहेगा। भारत शुरुआती दौर से ही जूट के मामले में सबसे आगे रहा है, जूट के मामले में सबसे आगे रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, प्राकृतिक निकायों के संग्रह के रूप में मृदा का अध्ययन करने का समन्वित अभिगम है। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि जो मृदा का अध्ययन करने का एक तरीके से पैटर्न है उसको क्या कहते हैं, मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, पेडोलॉजी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, पेडोलॉजी कहा जाता है। यानी ऑप्शंस जो हमारा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल करेक्ट रहेगा। पेडोलॉजी किसे कहा जाता है, मृदा अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, चटगाम पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाया जाता है। चटगाम पहाड़ी क्षेत्र जो है हमारा वो एक तरीके से बांग्लादेश यानी ढाका, बांग्लादेश में पाया जाता है। चटगाम बंदरगाह भी वहां पर उपस्थित है। कहां पर पाया जाता है, बांग्लादेश में पाया जाता है। इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, इसकी राजधानी ढाका हो जाएगी। इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, ढाका हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं आपको बता दूं, जो कन्याकुमारी है, जो कन्याकुमारी है उसे केप कोमोरिन कहा जाता था। कब कहा जाता था सर, अंग्रेजों के दौर में कहा जाता था। कब कहा जाता था, अंग्रेजों के दौर में कहा जाता था उसे केप कोमोरिन। यानी ऑप्शन जो होगा हमारा सही वो कौन सा होगा, डी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। डी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा महाद्वीप तथा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो बात करेंगे हम सबसे पहले महाद्वीप की, सबसे बड़े महाद्वीप की हम बात करेंगे। ठीक है, महाद्वीप की मैं बात करूं तो सबसे बड़ा महाद्वीप सबसे पहले आ जाता है हमारा एशिया महाद्वीप। ठीक है, एशिया सबसे बड़ा हो गया। इसके बाद आता है सर अफ्रीका महाद्वीप। इसको मैं हिंदी में लिखता हूं, अच्छा रहेगा। ठीक है, क्या है, एशिया महाद्वीप। फिर आता है सर अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, फिर आता है सर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, फिर आता है सर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। फिर आता है सर अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है, अंटार्कटिका के बाद आता है सर हमारा यूरोप महाद्वीप। कौन सा आता है, यूरोप आता है। और सर लास्ट में आता है सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये हमारा महाद्वीपों का क्रम हो गया। बात करें महासागरों की, बात करें महासागरों की। ठीक है, बात करें महासागरों की तो सबसे बड़ा महासागर है हमारा प्रशांत महासागर। ठीक है, पी से आप रिलेट करेंगे प्रशांत महासागर। इसके बाद है सर अटलांटिक महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। फिर आ जाता है हिंद महासागर। कौन सा महासागर आ जाता है, हिंद महासागर आ जाता है। इसके बाद आ जाता है सर हमारा आर्कटिक महासागर। कौन सा आ जाता है, ए आर लिख देता हूं मैं यहाँ पे, आर्कटिक महासागर। और फिर सर इसके बाद आ जाता है हमारा दक्षिण महासागर। कौन सा आ जाता है, दक्षिण महासागर। इट मीन्स मैं कहूं आपसे तो 1 2 3 4 5 5 हमारे पास महासागर पाए जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7 हमारे पास क्या पाए जाते हैं, महाद्वीप पाए जाते हैं। 7 हमारे पास महाद्वीप पाए जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहा है, महाद्वीप तक सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया हो गया हमारा और सबसे बड़ा महासागर प्रशांत हो गया। यानी ऑप्शंस जो हमारा सही होगा वो कौन सा होगा, ए बी सी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी ऑप्शंस में, बी जो सी है हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा, एशिया और प्रशांत, एशिया और प्रशांत। आगे बात करते हैं 49वें क्वेश्चन की। भारत का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है। भारत का दक्षिणी भाग जो है वो क्या कहलाता है। तो आप सभी को पता है भारत का जो दक्षिणी भाग है ये क्या कहलाएगा, ये प्रायद्वीप कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, ये प्रायद्वीप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये
ये सर प्रायद्वीप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रायद्वीप कहलाएगा। तो ऑप्शंस की मैं बात करूं तो कौन सा सही आंसर रहेगा? ऑप्शन हमारा बी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, प्रायद्वीप कहलाता है। आगे मैं बात करूं अपने 50वें क्वेश्चन की, तो 50वां क्वेश्चन है पृथ्वी 24 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? पृथ्वी 24 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? तो पृथ्वी हमारी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। कितनी डिग्री घूमती है? 360 डिग्री घूमती है। कितनी डिग्री घूमती है? 360 डिग्री घूमती है। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये क्लास पसंद आई होगी, अच्छे से समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई तो एक बार इसको और दोबारा रिपीट कर लें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में। धन्यवाद।